आज के टाइम पर मिडिल ईस्ट में एक देश जो इजराइल के लिए नई टेंशन बना हुआ है वो देश है ईरान। ईरान में आज शिया मुसलमानों की सरकार है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा शिया मुसलमान ईरान में ही रहते हैं। ईरान में कुल शिया आबादी है 90%, बाकी की 10% आबादी में सुन्नी और बाकी धर्मों के लोग रहते हैं। इसी शिया डोमिनेशन के चलते शियाओं की मदद से ईरान ने लेबनान में हिजबुल्लाह जैसे संगठन खड़े किए, जो कि अभी बहुत ज़्यादा खबरों में है, आपने सुना होगा इनके बारे में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ईरान भी कभी एक सुन्नी देश हुआ करता था। यहाँ लंबे टाइम तक सुन्नी राजाओं ने रूल किया, लेकिन फिर शियाओं ने यहाँ की सुन्नी आबादी को शिया में बदल दिया। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ईरान में दुनिया का सबसे बड़ा शिया साम्राज्य खड़ा हुआ। वो कौन सा राजा था जिसने ईरान की पूरी डेमोग्राफी को बदल कर रख दिया। कैसे ईरान ने दुनिया भर के सुन्नी देशों के बीच शिया देश की तरह अपनी एक पहचान बनाई, जो आज भी इसकी पहचान बनी हुई है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। ईरान के एक शिया नेशन बनने की स्टोरी सदियों से चली आ रही पॉलिटिकल, कल्चरल और हिस्टोरिकल घटनाओं का रिजल्ट है। इसे समझने से पहले हमें उस दौर में जाना होगा जब ईरान को ईरान नहीं, फारस के नाम से जाना जाता था। ईरान कभी एक प्राचीन सभ्यता की जमीन थी, जो कि इस्लाम के आने से भी 1000 साल पुरानी थी। देखा जाए तो 7वीं सदी में इस्लाम के आने से पहले ईरान कई बड़े बड़े साम्राज्यों का घर था, जैसे कि एक्मेनिड एम्पायर। ये वो साम्राज्य था जिसने दुनिया को साइरस और डेरियस जैसे महान राजा दिए। इसके बाद ईरान में सैसनिड साम्राज्य का उदय हुआ। इस दौरान ईरान में पारसी धर्म का बोलबाला या ज़ोरास्ट्रियन धर्म का बोलबाला हुआ। पारसी धर्म के लोग अहुरा मज़दा नाम के देवता की पूजा करते थे, जो कि अग्नि देवता थे, यानी कि इनके अग्नि देवता प्रमुख थे। हालांकि तस्वीर बदलती है ईरान की 7वीं सदी में, जब अरेबिक पेनिनसुला में इस्लाम का उदय हुआ। इस्लाम के आते ही अरब की पॉलिटिक्स और अरब का कल्चर दोनों बदलने शुरू हो गए। पैगंबर मोहम्मद की इस्लामिक शिक्षाएं तेजी से फैली। साल 632 में जब उनकी मौत हुई तो पैगंबर की जगह पर इस्लामिक खलीफाओं ने इस्लाम के प्रचार की जिम्मेदारी उठाई। खलीफा मतलब इस्लाम का पॉलिटिकल लीडर। इन खलीफाओं ने तेजी से विस्तार किया और जाहिर है कि फारस भी इस विस्तार के अंडर में जल्दी ही आ गया। साल 636 ईस्वी में अल कादिसियाह की लड़ाई हुई। ये ईरान के ज़ोरास्ट्रियन धर्म को मानने वाले सैसनिड एम्पायर और पहले मुस्लिम खलीफा यानी रशीदुल खलीफा के बीच की फाइनल जंग थी। इस जंग में फारसियों की हार हो गई। इसका नतीजा ये हुआ कि सैसनिड एम्पायर साल 651 ईस्वी तक खत्म हो गया। इसके बाद फारस जो इस्लामी दुनिया का हिस्सा बना, सो वो आज तक बना हुआ है। सैसनिड एम्पायर ईरान का आखिरी नॉन मुस्लिम एम्पायर था। इसके बाद ईरान से पारसी धर्म का भी पतन हो गया और पारसी धर्म के जो लोग थे, जो उस धर्म को मानते थे, वो भारत आ गए। इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है कि वो धर्म क्या है और कैसे वो लोग भारत में आए। इसे आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। खैर, अब हम कहानी में अगर आगे बढ़े तो इस्लाम के कंट्रोल में आने के बाद अगली कुछ शताब्दियों तक सुन्नी इस्लाम ही ईरान में फलता फूलता रहा। इसकी वजह यह भी थी कि शुरुआती खलीफा यानी कि अबू बकर और उस्मान तक सभी सुन्नी संप्रदाय के थे, जैसे कि उसके बाद उमय्यद और अब्बासिद खलीफा जो डेवलप हुए। इन दोनों ही खलीफाओं के अंदर इस्लाम फारस में आगे बढ़ता चला गया और पारसी धर्म जो था वहाँ का प्रोमिनेंट धर्म, वो पीछे चलता चला गया। इस टाइम पीरियड में फारसी साहित्य, कला और दर्शन का भी खूब विकास हुआ। 8th सेंचुरी से लेकर 13th सेंचुरी तक अब्बासिद काल में फारस यानी जो आज का ईरान है वो बहुत डेवलप हुआ। ये इस्लाम का गोल्डन पीरियड माना जाता है। जो फारसी विद्वान, कवि और वैज्ञानिक थे, इन्होंने इस्लामी स्वर्ण युग में बहुत योगदान दिया। खास तौर पर बगदाद और निशापुर जैसे फारसी शहर जो थे वो एजुकेशन का बड़ा सेंटर बन गए। अब्बासिद काल में फारसी और इस्लामी विचारों का बड़े पैमाने पर एक्सचेंज हुआ। लेकिन इतनी डिटेल जानने के बाद इस पॉइंट पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अब्बासिद डायनेस्टी के लगभग 600 सालों के रूल के बाद भी फारस एक सुन्नी स्टेट ही था और इसमें कोई बड़ी हैरानी वाली बात भी नहीं थी, क्योंकि इस टाइम पीरियड में इस्लामी दुनिया के ज़्यादातर लोग सुन्नी इस्लाम को ही मानते थे और फारस भी इससे अलग नहीं था। फारस में शिया इस्लाम की शुरुआत बहुत बाद की घटना थी और ऐसा कोई अचानक से कन्वर्जन नहीं हुआ था। शिया मुसलमानों का फारस में आना और यहाँ की डोमिनेंट पॉपुलेशन बनना एक लंबा प्रोसेस था जो शुरू हुआ था 10वीं सदी से। फारस में 10वीं सदी में एक इंपॉर्टेंट डायनेस्टी का इमरजेंस होता है जिसका नाम था बायजिद एम्पायर। इस एम्पायर ने आज के ईरान और इराक पर कब्जा कर लिया था। ये शिया रूलर्स थे, लेकिन
यहाँ प्रॉब्लम यह थी कि इन्होंने शिया पंथ को सुन्नी आबादी पर थोपा नहीं। हालांकि बाइड एम्पायर के दौरान शिया परंपराओं को फारस में जगह मिलनी शुरू हो गई थी और ये पहली बार था जब शिया इस्लाम ने फारस में अपने पैर जमाने शुरू किए। लेकिन अभी भी सुन्नी इस्लाम ही ईरान का मेन धर्म था। शिया परंपराओं को बहुत बड़े पैमाने पर अभी भी एक्सेप्ट नहीं किया गया था। अच्छा, मैं फारस जब बोलता हूं तो उसको आप ईरान समझिएगा और ईरान जो है उसको मैं जगह जगह पर बोलता रहूंगा। ईरान में सुन्नी परंपराओं में बड़े पैमाने पर बदलाव की शुरुआत होती है 16वीं सदी से, जब एक नई डायनेस्टी ईरान की सत्ता को संभालती है। ये वो डायनेस्टी थी जिसने ईरान को हमेशा के लिए बदल दिया। इन्होंने सुन्नी राजाओं से खास तौर पर ऑटोमन साम्राज्य से भी लड़ाई लड़ी और ईरान में एक छत्र शिया मुस्लिम रूल को स्टैब्लिश करने की शुरुआत की। यह राजवंश था सफाविद राजवंश, दुनिया का सबसे बड़ा शिया राजवंश। दरअसल सफाविद पहले सूफी सेक्ट हुआ करता था, लेकिन इस सेक्ट से जुड़े कुछ लोगों ने पॉलिटिक्स में दिलचस्पी दिखाई और अपनी एक बड़ी सेना खड़ी की और ईरान की सत्ता पर ये लोग काबिज हो गए। साल 1501 में यानी 16वीं सदी की शुरुआत में ही शाह इस्माइल प्रथम ने सत्ता को संभाला और मात्र 14 साल की उम्र में खुद को ईरान का शाह घोषित कर दिया। शाह इस्माइल की बात करें दोस्तों तो उन्होंने सबसे पहले शिया इस्लाम को ईरान का ऑफिशियल रिलीजन बना दिया। ये बहुत बड़ा बदलाव था क्योंकि इससे पहले तक ईरान में शिया की जगह सुन्नी मुसलमान ही रहते आए थे और यही उनका ऑफिशियल रिलीजन भी था। शाह इस्माइल के इस फैसले से शाह इस्माइल ने खुद को अपने साम्राज्य के पड़ोसी ऑटोमन साम्राज्य से अलग कर दिया। ऑटोमन एक कट्टर सुन्नी साम्राज्य था, वहीं इसके पैरेलल में शिया साम्राज्य डेवलप हुआ जिसे सफाविद कहा गया। शाह इस्माइल के कामों की वजह से उन्हें उनके फॉलोअर एक मसीहा की तरह पूजने लगे। इससे इस्माइल अपने लोगों के बीच और मशहूर होते गए। उनकी सेना शिया इमामों के झंडे के तले चलती थी। उन्होंने शिया इस्लाम में बड़े पैमाने पर कन्वर्जन को एनकरेज किया। इस दौरान सुन्नी मुसलमानों ने इस धर्मांतरण का विरोध भी किया, लेकिन उनके विरोध का असर नहीं हुआ। सुन्नी विद्वान या तो शिया पंथ को एक्सेप्ट करने पर मजबूर थे या फिर देश छोड़ने को मजबूर थे। टॉर्चर का आलम यह था कि जिन्हें ये दोनों मंजूर नहीं थे उन्हें उस दौर में मार डाला गया। ईरान में शिया इस्लाम को फैलाने में बहुत बड़ा रोल था शाह इस्माइल की सेना का। इस सेना में बड़े पैमाने पर किजिलबाश योद्धा शामिल थे। ये लड़ाके शाह इस्माइल और आगे आने वाले अब्बासिद राजाओं के बेहद वफादार थे। इसके बाद सफाविद राजा बने शाह अब्बास। इन्होंने 1588 से 1629 तक रूल किया। इस तरह ईरान में 12वीं शिया इस्लाम की स्थापना। दरअसल शाह इस्माइल ने 12वें शियावाद को अपनाया था। ये सेक्ट शिया इस्लाम संप्रदायों में सबसे बड़ा सेक्ट है और ईरान में बहुत पॉपुलर है। इस संप्रदाय का पालन करने वाले लोग उन पहले 12 इमामों की शिक्षाओं का पालन करते हैं जिनके बारे में माना जाता है कि वो सीधे पैगंबर मोहम्मद के वंशज थे। आगे चलकर ईरान में इसी परंपरा का विकास होता चला गया। शाह अब्बास ने भी इसी पंथ को आगे बढ़ाया था। शाह अब्बास ने कई बड़ी मस्जिदें और मदरसे बनवाए और उन्होंने करबला की लड़ाई में हुसैन की शहादत की याद में आशुरा जैसे शिया रिचुअल्स को बढ़ावा दिया था। अब दोस्तों ये सफाविद ही थे जब ईरान में शिया और सुन्नी डिवीजन साफ दिखने लगा था। इसका रिजल्ट ये हुआ कि पड़ोस में यानी कि आज के टर्की में जो ऑटोमन साम्राज्य था उससे सफाविदों का खूब टकराव हुआ। इससे दोनों साम्राज्यों के बीच में शिया और सुन्नी का डिवीजन जो था वो और पक्का हुआ। 18वीं सदी में सफाविद काल के खत्म होने तक ईरान पूरी तरह से एक शिया नेशन के तौर पर स्टैब्लिश हो चुका था। इसीलिए आगे चलकर जब सफाविदों की जगह पर ईरान में 18वीं और 19वीं सदी के बीच अफशारिद और कजार जैसे दूसरी डायनेस्टीज आई तो भी शिया इस्लाम की जड़ें कमज़ोर नहीं हुई और वो और भी मजबूत होती रही। इन राजवंशों के खत्म होने के बाद ईरान में इस्लाम की सत्ता आई शिया पादरियों के हाथ में और उन्होंने ईरानियन साम्राज्य और पॉलिटिक्स को बदल कर रख दिया। इन पादरियों को उल्मा कहा जाता था। तो उल्मा रिलीजियस लीडर तो थे ही, साथ ही पॉलिटिक्स पर भी उनका अच्छा खासा जोर था। इस तरह ईरान 20वीं सेंचुरी आते आते जब ब्रिटिश और रशियन कंट्रोल में आ गया था तब ईरान पूरी तरह से शिया डोमिनेटिंग देश बन गया था। ऐसा देश जहां पर शासन में इस्लामिक मान्यताएं प्रमुख थी, खासतौर पर शिया परंपराएं। हालांकि ईरान में एक बदलाव की कोशिश भी हुई जब ईरान के आखिरी पहलवी राजा मोहम्मद रजा शाह ने 1960 के दशक में व्हाइट रेवोल्यूशन को शुरू किया। तब रजा एक सेकुलर राजा थे, उनका वेस्टर्न देशों के साथ काफ़ी अच्छा संबंध हुआ करता था। व्हाइट रेवोल्यूशन के जरिए रजा शाह ने यूरोपियन वैल्यूज़ जैसे कि सेकुलरिज्म और मॉडर्निटी की पॉलिसीज़ को लागू करने की कोशिश की। लेकिन ईरान के कट्टर शिया मुसलमानों को ये चेंज पसंद नहीं आया।
इन्हीं कट्टर नेताओं में अयातुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी ने लाखों ईरानियों का सपोर्ट हासिल किया और 1979 में रिजा शाह की सत्ता का तख्ता पलट कर दिया। इसे इतिहास में इस्लामिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। यानी कि एक बार फिर से ईरान में खुमैनी ने शिया इस्लामिक शासन की स्थापना की। इसके बाद ईरान में खुमैनी ने विलायत अल फकीह का कॉन्सेप्ट शुरू किया। इसका मतलब था कि ईरान के शासक की इस्लामिक गार्डियनशिप में ईरान का शासन चलेगा। यही वजह है कि आज ईरान में पीएम बनते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ताकत आज के वक्त में ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के पास है। दोस्तों, आज ईरान दुनिया का सबसे बड़ा शिया बहुल देश है, जिसकी 90% से ज़्यादा आबादी शिया है। इस जर्नी में सफाविद राजवंश का सबसे बड़ा रोल रहा, जिसने काफ़ी पहले सुन्नियों की जनसंख्या के बीच से शिया आबादी का एक सबसे बड़ा देश बनाया। तो ये कहानी थी दुनिया की सबसे बड़ी शिया आबादी वाले देश की, कैसे वो सुन्नी से शिया बना। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।